जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम नीति आयोग का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मतलब 52nd चैप्टर इंडियन पॉलिटी पर लक्ष्मीकांत, ये किताब का। हमने प्लानिंग कमीशन कवर कर लिया है 2 वीडियोस में। जो 12th 5 ईयर प्लान्स है वो सारे मैंने कवर कर लिए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब नीति आयोग पर हम देखेंगे, नीति आयोग के बारे में जानेंगे, स्टैब्लिशमेंट, जो भी कंपोजिशन है, उसके तो ऑब्जेक्टिव्स है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। अब स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले हम देखेंगे, नीति आयोग का स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ है और किसने किया है। तो जो नीति आयोग है उसका स्टैब्लिशमेंट 13 अगस्त 2014 मोदी गवर्नमेंट ने किया था, जब मोदी गवर्नमेंट ने 65 ईयर्स ओल्ड प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप किया था, और उसी के साथ उन्होंने एक न्यू बॉडी इंट्रोड्यूस की थी जो प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर रिप्लेस करने वाली थी। तो यहाँ पर मोदी जी ने बोला था, कर हर मैदान फतेह। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग ऑन जनवरी 1 2015 नीति आयोग, अब नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो भी काफ़ी एग्ज़ाम से पूछा जाता है। यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो स्टेट पीएससीज होती है उसमें भी, जो ग्रुप बी ग्रुप सी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है वो अक्सर पूछा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस्टेब्लिश किया गया था एज द सक्सेसर टू द प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन थी, जो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखी है, उसका सक्सेसर यहाँ पर जो नीति आयोग है वो लाया गया है। अब नीति आयोग यहाँ पर किस तरीके से काम करेगा और क्यों लाया गया है, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो ऑब्वियस है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें कुछ खामियां होगी। अब प्लानिंग कमीशन में ऐसी क्या खामियां थी जो नीति आयोग यहाँ पर वो पूरी करेगा। प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा जो एक, ये देख सकते हैं हम, तो 5 साल का था। जैसे 5 ईयर प्लान आता था तो 5 साल में आपको क्या प्लान करना है, 5 साल में पैसा कहाँ खर्च होने वाला है, वो सब कुछ प्लानिंग कमीशन में देखा जाता था। लेकिन नीति आयोग में 1 साल का प्लान बनाया जाएगा। अब अगर आप देखोगे आपका लाइफ का भी, अगर आप 5 साल का कोई प्लान बनाते हो, 10 साल का कोई गोल बनाते हो, तो वो पूरा होगा नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते हैं। और 5 साल का अगर आप कोई प्लान बना लेते हो, गोल अगर कोई बना लेते हो, उसके बाद आपको चेंज करने में काफ़ी मुश्किल जाती है। आपका जो एक जो टेक्निक होती है, या फिर जो भी आपने आपकी जो रणनीति बनाई हुई है, वो चेंज करने में तकलीफ जाती है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाए हैं, जैसे 1 साल का अगर गोल बनाया है, तो 1 साल में कुछ आपका रह जाता है या फिर कुछ ज़्यादा अचीव हो जाता है, उस हिसाब से आपकी जो रणनीति है आप बदल सकते हो, और अगले साल के लिए वो रणनीति उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो नीति आयोग है वो शॉर्ट टर्म तरीके से यहाँ पर दिखेगा, और जो प्लानिंग कमीशन है वो पूरा 5 साल का यहाँ पर प्लान बनाया जाता था, और वो पूरा होता है नहीं होता है उसमें काफ़ी मुश्किलें आती थी। और भी काफ़ी चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। However, it must be noted here that Niti Aayog, like that of Planning Commission, was also created by executive resolution of the Government of India. अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, 2 तरह की बॉडीज़ होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संविधान में आर्टिकल के तहत उसका जिक्र किया जाता है हमारे संविधान में। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, किसी एक्ट के ज़रिए वो लाई जाती है। मतलब कि कोई बिल आता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो एक्ट में तब्दील किया जाता है, और उसके बाद वो एक्ट के तहत हमें जो बॉडी है वो देखने को मिलती है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी था, और जो नीति आयोग है वो भी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, बल्कि वो क्रिएट किया गया है एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, मेंस पर्सपेक्टिव से भी, उसी के साथ साथ जो प्रीलिम्स है उसके पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि एक सेंटेंस वो दे सकते हैं कि नीति आयोग इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरा स्टेटमेंट आएगा द एम ऑफ नीति आयोग इज़ डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लग सकता है कि हाँ ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया हुआ है। तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी चीज़ का
कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है तो स्टैट्यूटरी बॉडी ही होगी, लेकिन नीति आयोग ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब नीति आयोग जो है ये प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट यहाँ पर देगा। मतलब यहाँ पर नीति आयोग क्या है, तो एक थिंक टैंक है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट के बिहाफ में वो सोचेगा कि हमें किस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है, किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से टेक्निक हमें बनानी है। टेक्निकल एडवाइस यहाँ पर दी जाएगी सेंटर को भी और स्टेट को भी कि आप अगर इस तरीके से काम करते हो तो हो सकता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। और सिर्फ सेंटर को ही नहीं तो यहाँ पर स्टेट को भी वो बताएंगे कि स्टेट जो है वो भी अगर इस तरीके से काम करते हैं तो हो सकता है कि डेवलपमेंट हमें ज़्यादा तरीके से देखने को मिल सकती है। अब प्लानिंग कमीशन जो थी उसका एक ड्रॉबैक था कि वो टॉप टू बॉटम अप्रोच रखती थी। मतलब जो भी डिसीजंस है वो सब सेंटर लेते थे और सेंटर लेने के बाद यहाँ पर कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता था स्टेट्स के साथ और जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर, और सीधा टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर रखा जाता था कि टॉप यहाँ पर मतलब जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वो सीधे तरीके से अलॉट करेगी जितना पैसा अलॉट करना है हर स्टेट को प्लानिंग कमीशन के तहत, और वहाँ पर वो पैसा उस तरीके से अलॉट किया जाएगा और उस तरीके से खर्च किया जाएगा। यहाँ पर देखा नहीं जाता था कि ग्रास रूट लेवल पर जो स्टेट है वहाँ पर बेसिकली समस्या किस तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स इस तरीके से क्रिएट होते थे, क्योंकि अगर पता ही नहीं है हमें कि ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम्स क्या चल रही है तो फिर हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जो नीति आयोग है उसका बॉटम टू टॉप यहाँ पर अप्रोच हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर जो बॉटम है, जो बॉटम ग्रास रूट लेवल है, वो यहाँ पर बताएगा केंद्र सरकार को, मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल पर है उन्हें, कि हमें ये प्रॉब्लम्स है। उस तरीके से नीति आयोग सोचेगा, थिंक टैंक है तो सोचेगा कि हमें इस पर क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिर उस सॉल्यूशंस के ज़रिए यहाँ पर जो केंद्र सरकार है या फिर नीति आयोग है वो केंद्र सरकार को बताएगी कि हमें इस तरीके से काम करना है और फिर उस तरीके से काम किया जाएगा। मतलब प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता था और जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच यहाँ पर रखता था। तो नीति आयोग के बारे में भी अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, और इस तरीके से अगर आप डायग्राम भी बनाते हो तो वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ सकता है। अब उसी के साथ साथ अब रैशनल क्या था, मतलब मकसद क्या था, तो मकसद यही था कि यहाँ पर जो भी पास 6 डेकेड्स में चलते आ रहा है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन जो है, टेक्नोलॉजी, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। जो भी इन्होंने रैशनल बताए थे सरकार ने कि हमें क्यों यहाँ पर नीति आयोग ला रहे हैं प्लानिंग कमीशन को स्क्रैच करके, तो यहाँ पर बहुत सारे जो 6 डेकेड्स हुए हैं उसमें काफ़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, काफ़ी डेमोग्राफिक, काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस को अब अच्छा और डेवलप बनाने के लिए हमें प्लानिंग कमीशन को खारिज करके यहाँ पर नीति आयोग जो है वो लाना है। अब यहाँ पर ये जो नीति आयोग है ये क्या करने वाला है, अब किस फाउंडेशन पर जो नीति आयोग है वो बनाया गया है, तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिला होगा, और जब आपने वीडियोस देखे होंगे पॉलिटी के पिछले तो उसमें भी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनने को मिला होगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। अब फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास भी यहाँ पर पावर है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उन्होंने सेंटर के साथ मिलके पूरे भारत के यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। प्लानिंग कमीशन में हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम अप्रोच था। अब जब हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर अप्रोच हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच है। मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्टेट्स है वो देखेंगे कि हमें यहाँ पर किस समस्या, कौन सी समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कौन सी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। अब वो प्रॉब्लम्स जब सेंटर को बताई जाएगी, सेंटर उसके हिसाब से सोचेगा कि आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कितना पैसा आपको देना है, और फिर उसके मुताबिक यहाँ पर प्लानिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर जो थिंक टैंक बोला गया है नीति आयोग को, ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच रख के पूरी तरीके से सोच कर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, जिससे कि एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ पर ये जो चीज़ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होगा, जो स्टेट्स है उन्हें भी यहाँ पर एम्पावर्ड किया जाएगा। मतलब सिर्फ सेंटर जो है यहाँ पर
वही सिर्फ बाहुबली नहीं है, तो यहाँ पर जो स्टेट है उनके पास भी यहाँ पर पावर है, वो भी यहाँ पर देखेंगे, वो भी यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स रहने वाले हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं रहेगी, वो स्टेट उसमें भागीदारी लेगी, स्टेट उसमें हिस्सा लेगी, और फिर यहाँ पर पूरी तरीके से प्लानिंग करके स्टेट जब बताएगी कि ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम्स है, फिर साथ में मिलकर स्टेट और सेंटर साथ में मिलकर ये समस्या का समाधान देखेंगे और फिर बोलेंगे कि इस वजह से कृपा रुकी हुई है, अगर आप ये करते हो तो कृपा शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर नीति आयोग जो मैंने बोला था कि वो थिंक टैंक है, ये यहाँ पर एक डोमेन ऑफ नॉलेज यहाँ पर ऑफर करेगा और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज भी यहाँ पर प्रोवाइड करेगा टू ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी लेवल्स है गवर्नमेंट की, वो सब लेवल पर यहाँ पर एक नॉलेज प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेगा, जिससे कि एक यहाँ पर हब बन जाएगा, नॉलेज हब, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ पर बताएंगे, और जिस वजह से जो गवर्नेंस है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस की जाएगी। जो भी गवर्नेंस है, अब अगर हम प्लानिंग कमीशन देखते हैं तो वहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं की जाती है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर प्लानिंग होती थी, अब लार्ज स्केल पर प्लानिंग हो रही है तो गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये जो तरीका है, ये जो एक सिस्टम होती है जहाँ पर पैसा अलॉट किया गया है, लेकिन वो जो पैसा है अगर कम अलॉट किया गया है तो वहाँ पर गवर्नेंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और अगर बहुत ज़्यादा पैसा भी अलॉट कर दिया गया है तो वहाँ पर भी जो गवर्नेंस है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब यहाँ पर जो नीति आयोग है, नीति आयोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर जो भी उनकी ऑफरिंग्स है वो करेगी, तो उस वजह से क्या होगा, जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर तरीके से होगी, और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमें गुड गवर्नेंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर नीति आयोग और क्या करने वाला है, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। अब प्लानिंग कमीशन का क्या था कि उन्होंने जो भी बताया है वो देख लो, अब तुम लोग देख लो, जो स्टेट है वो देख लेगी, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग ये सब पूरा प्लानिंग करने के बाद भी वो वहाँ पर शांत बैठने वाली नहीं है, वो प्रोग्रेस जो है वो मॉनिटर भी करेगी कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, अच्छे से हो रही है या बुरी तरीके से हो रही है, और अगर कोई शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो जो गैप रहेगी वो भी यहाँ पर फिलअप करने की कोशिश करेगी कि जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएँ आ रही है उसका भी सोल्यूशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि 1 साल की अगर प्लानिंग हो गई है तो 1 साल के बाद हम उस तरफ देखेंगे। यहाँ पर जो प्रोग्रेस रहेगी वो मॉनिटर भी की जाएगी और जो प्रॉब्लम्स रहेंगे उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ है, सेंटर हो या स्टेट हो, ये वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को यहाँ पर साथ में लाएंगे, जिससे कि क्या होगा, एक डेवलपमेंटल गोल जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो गोल है वो अचीव भी हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से रैशनल जो है हम देखने को देख सकते हैं नीति आयोग के लिए। अब यहाँ पर कंपोजिशन हम देखते हैं कि नीति आयोग का बेसिकली कंपोजिशन किस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चेयरमैन है वो रहने वाले हैं प्रधानमंत्री भारत के, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो रहने वाले हैं चेयरमैन। उसी के साथ साथ गवर्निंग काउंसिल हमें देखने को मिलेगी। अब गवर्निंग काउंसिल में हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ जितनी भी स्टेट्स है वो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर, जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर है उनके चीफ मिनिस्टर, और 2 ही जगह पर है जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, तो ये 2 जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनके भी चीफ मिनिस्टर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरीज़, जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज़ है 5 यूनियन टेरिटरीज़ बची हुई, तो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेंगे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब जो एलजी है वो सारे गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज़ में हमें देखने को नहीं मिलती है, अलग अलग नाम है हर यूनियन टेरिटरी में। तो ये जो नाम है अलग अलग, वो भी हमने जब यूनियन टेरिटरी चैप्टर देखा था तो उसमें मैंने कवर किया था। तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन नाम लिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। तो यहाँ पर हमें गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन देखने को मिलता है, चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के, 2 यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है वो भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज़ जो बाकी बची हुई है उनके, तो वो भी यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में इंक्लूड किए जाएंगे। उसी के साथ साथ रीजनल काउंसिल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब रीजनल काउंसिल्स जो है वो चेयर कौन करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन रहने वाले हैं नीति आयोग के, या फिर अगर उनके कोई नॉमिनी है तो वो यहाँ पर चेयर करेंगे। अब उसी के साथ साथ रीजनल काउंसिल में हमें देखने को मिलेंगे कि ये कन्वेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा किया जाएगा। और इसमें कंप्राइज कौन कौन रहने वाला है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन। अब उस रीजन में जो चीफ मिनिस्टर है
या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहने वाले हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। अब यहाँ पर इसका मकसद क्या रहने वाला है, रीजनल काउंसिल का मकसद क्या रहने वाला है, तो जो भी स्पेसिफिक इश्यूज़ रहेंगे, ये स्पेसिफिक इश्यूज़ ये जो रीजन के रहने वाले हैं ये यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं, ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन जो है वो देने वाले हैं। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें भी यहाँ पर हमने स्पेसिफिकेशन लाया हुआ है, और जो स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक इश्यू जो राइज होते हैं उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, उसके भी सोल्यूशंस यहाँ पर लिए जाएंगे। और ये जो रीजनल काउंसिल रहने वाली है स्पेसिफिक टेन्योर के लिए रहने वाली है, ये हम यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए होता है या परमानेंट बॉडी है रीजनल काउंसिल। तो यहाँ पर रीजनल काउंसिल जो है ये स्पेसिफिक टेन्योर के लिए यहाँ पर लाई जाएगी, और उसी के साथ साथ क्या एड्रेस करने वाली है, स्पेसिफिक इश्यूज़ एंड कॉन्टीजेंसीज इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और अ रीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के साथ साथ स्पेशल इन्वाइटीज़ भी यहाँ पर रहने वाले हैं, और स्पेशल इन्वाइटीज़ में कौन कौन रहने वाला है, तो जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, स्पेशलिस्ट रहेंगे, जो भी प्रैक्टिशनर्स रहेंगे, अलग अलग नॉलेज। अब कोई अगर प्रॉब्लम फेस करता है इकोनॉमी से रिलेटेड तो वहाँ पर रघुराम राजन जो है उन्हें भी बुलाया जा सकता है एक्सपर्ट केस में, स्पेशल इन्वाइटीज़ केस में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशल इन्वाइटीज़ भी रहने वाले हैं, जिससे कि अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर वो जो स्पेसिफिक सेक्टर रहेगा अगर उसके कोई एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं तो वो एक्सपर्ट आसानी से जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वहाँ पर दे पाएंगे। तो ये जो कंपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आँख में बैठ जाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं चेयरपर्सन। अब उनके साथ साथ यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन भी रहने वाले हैं, वो कौन रहेंगे, तो अपॉइंट किए जाएंगे प्रधानमंत्री के द्वारा। अब यहाँ पर ये कौन सी रैंक यहाँ पर एंजॉय करेंगे, तो कैबिनेट मिनिस्टर को जो रैंक मिलती है वो रैंक यहाँ पर जो भी वाइस चेयरपर्सन रहेंगे वो एंजॉय करेंगे। उसके बाद मेंबर्स भी रहने वाले हैं, जैसे फुल टाइम मेंबर्स रहने वाले हैं। फुल टाइम मेंबर जो है वो जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, वो रैंक यहाँ पर एंजॉय करेंगे। पार्ट टाइम मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, पास टाइम मेंबर्स। अब पार्ट टाइम मेंबर जो है वो 2 मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पर रह सकते हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और बाकी भी जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ से लिए जाएंगे। अब ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स है वो रोटेशन पर यहाँ पर लाए जाएंगे, मतलब पहला एक आएगा, बाद में दूसरा आएगा, बाद में तीसरा आएगा, इस तरीके से रोटेशन पर पार्ट टाइम मेंबर जो है वो लाए जाएंगे। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर नॉमिनेट कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री करेंगे। मैक्सिमम 4 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे। कहाँ से करेंगे, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से करेंगे। और ये कौन रहेंगे, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहेंगे, सीईओ भी रहेंगे यहाँ पर, वो अपॉइंट करेंगे प्रधानमंत्री फिक्स टेन्योर के लिए। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनके रैंक के रहेंगे, और बाद में सेक्रेटरीट भी रहने वाले हैं अगर वो लगते हैं तो। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, एक्स ऑफिशियो मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो कौन कौन से मेंबर्स यहाँ पर रहने वाले हैं, ये कंपोजिशन जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो कंपोजिशन हमने यहाँ पर देखी है ये भी बहुत ज़रूरी है, और जो दूसरी कंपोजिशन हमने यहाँ पर देखी है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कंपोजिशन आप अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पर स्पेशलाइज्ड विंग भी है, जैसे 3 स्पेशलाइज्ड विंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली है रिसर्च विंग। अब ये जो रिसर्च विंग है, अब देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑलरेडी इन्वेंट नहीं की जाती है लेकिन रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अब यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर रिसर्च विंग रहने वाली है कि अगर कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो वो पूरे इंडिया को हार्म कर रहा है, तो यहाँ पर इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टाइज यहाँ पर डेवलप करेंगे जो कि एक थिंक टैंक टाइप के रहेंगे। और यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट रहने वाले हैं, एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं, स्कॉलर्स रहने वाले हैं, ये यहाँ पर कुछ ऐसा रिसर्च करेंगे जिससे कि पूरे इंडिया में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो रिसर्च विंग क्या करने वाली है, रिसर्च विंग जो भी एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं, स्पेशलिस्ट रहने वाले हैं, स्कॉलर्स रहने वाले हैं, वो कुछ ऐसा इन हाउस एक्सपर्टाइज रहेगी जिससे कि कुछ ऐसा रिसर्च डेवलप करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप करेंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए हम बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं।
दूसरा आता है कंसल्टेंसी विंग। अब कंसल्टेंसी विंग मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए, या फिर अगर भारत को किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो इन्वेस्टमेंट करने देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर कोई स्टेट है वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तो वो प्रोजेक्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये सब जो कंसल्टेंसी होती है ये भी एक अलग से यहाँ पर विंग रहेगी। मतलब यहाँ पर क्या रहने वाला है कि यहाँ पर एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग यहाँ पर किस तरीके से होनी चाहिए सेंटर के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पर देखा जाएगा, और उसी के तहत यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर वो पब्लिक, प्राइवेट, नेशनल, इंटरनेशनल कुछ भी हो सकता है। फिर वो जो गवर्नमेंट को अगर करना है तो वो भी हो सकता है, अगर प्राइवेट कंपनीज़ को करना है तो वो भी हो सकता है, नेशनल में करना है मतलब भारत में करना है तो वो भी हो सकता है, इंटरनेशनली करना है तो वो भी हो सकता है। और उसी के साथ साथ मैच मेकर यहाँ पर प्ले करेंगे। बाय प्लेइंग मैच मेकर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द एंटायर सर्विस इटसेल्फ, नीति आयोग इज एबल टू फोकस इट्स रिसोर्सेज ऑन प्रायोरिटी मैटर्स। अब यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटी मैटर्स पे रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सर्विस ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, लेकिन प्रायोरिटी मैटर्स पर यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस जो है ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओवरऑल क्वालिटी चेक टू द रेस्ट, मतलब ओवरऑल क्वालिटी जो रहने वाली है ओवरऑल क्वालिटी चेक यहाँ पर किया जाएगा। क्वालिटी किस तरीके से रहना है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो भी चलता है सब क्वालिटी के बेस पर ही चलता है। क्वांटिटी जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है उतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसीलिए यहाँ पर क्वालिटी जो है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल क्वालिटी क्या रहेगी उस पर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। तो कंसल्टेंसी विंग क्या करेगी, कंसल्टेंसी जो होती है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस तरीके का इन शॉर्ट में काम करेगी। फिर आती है टीम इंडिया विंग। अब टीम इंडिया विंग में क्या होने वाला है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स रहने वाले हैं हर स्टेट के एंड मिनिस्ट्री एंड सर्विस एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। अब यहाँ पर नेशनल कोलैबोरेशन के लिए एवरी स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स रहने वाले हैं, मिनिस्ट्री रहने वाली है। अब इसमें क्या होने वाला है कि हर स्टेट, हर मिनिस्ट्री, उनकी वॉइस जो है वो आती रहनी चाहिए नीति आयोग में। मतलब क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हो रही है वो यहाँ पर पता चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पैसा है तो महाराष्ट्र का दबदबा बरकरार रहेगा, वहाँ ईस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है, हर स्टेट की मिनिस्ट्री यहाँ पर रहेगी तो नीति आयोग को बता सकती है कि हमारे यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये हम कैसे फेस करें। अगर वहाँ पर कोई उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है कि वो रिसर्च विंग के पास चला जाए, और अगर कोई सोल्यूशन है, अगर वो बता सकते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तो वो रिसर्च जो कंसल्टेंसी विंग रहेंगी वो भी यहाँ पर सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पर टीम इंडिया विंग जो रहने वाली है उसमें सारे स्टेट के मिनिस्ट्री रहने वाली है जो कि कंटिन्यूस वॉइस यहाँ पर रेस करती रहेगी और नीति आयोग को बताती रहेगी कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन क्या निकाले। डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल यहाँ पर बनाया जाएगा जो नीति आयोग है और स्टेट मिनिस्ट्री के हाथ में। मतलब जो मिनिस्टर आसाम के होंगे वो यहाँ पर सीधे तरीके से डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे नीति आयोग के साथ डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर्स से, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं होता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन देने के बाद हमें समाधान डायरेक्ट यहाँ पर मिल सकता है। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली, अगर किसी भी इंसान से हम जो यहाँ पर डेवलपमेंट करने वाले हैं अगर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है। अगर आप देखोगे, अगर हम डायरेक्टली मोदी जी से कम्युनिकेट कर सके तो हो सकता है कि मोदी जी डायरेक्ट यहाँ पर कॉल करके वो जो है पूरा कर सके, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे किसी और इंसान को, अब उसको अगर वो बात जो है ऊपर तक पहुँचती नहीं है। उसी तरीके से अगर नीति आयोग का भी वही हो गया कि आगे जो मिनिस्टर है वो अगर पहले वहाँ पर इस तरीके से ऑफिस अगर चलता रहा तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, डेवलपमेंट में जो है वो देरी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि डायरेक्टली आप नीति आयोग से कंसल्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप नीति आयोग से कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टली यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकती है और फटाफट हो सकती है विदाउट एनी इंटरफियरेंस। नीति आयोग जो है वो फंक्शन करेगा क्लोज कोऑपरेशन में, कंसल्टेशन में और कोऑर्डिनेशन में, जो मिनिस्टर्स रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो। अब यहाँ पर क्लोज कोऑपरेशन रहेगा तो उससे क्या होगा कि अगर एक स्टेट ने कुछ अच्छा किया है,
एक स्टेट ने अगर कुछ रिसर्च की है और बहुत अच्छी तरीके से काम किया है तो नीति आयोग बोल सकता है कि आप ये जो दूसरा स्टेट है उसमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप ये जो है ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि वो स्टेट ने ट्राई किया है उसमें हमें रिजल्ट्स मिले हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी रिजल्ट्स मिल जाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंसल्ट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले कोऑपरेशन किया उन्होंने, फिर कंसल्टेशन किया कि ये जो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये चेंज कर सकते हो, अगर हो रहा है तो आप अच्छे से जारी रखिए। उसी के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट भी करेंगे कि आप ठीक है हम आपके साथ है, तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन भी चलेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करेंगे सेंटर को और स्टेट को भी, जो भी डिसीजंस है वो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन रेस्ट विद देम। जो भी डिसीजन या जो भी इम्प्लीमेंटेशन उनके द्वारा किया जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर ली जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 3 विंग हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं नीति आयोग के, और 3 विंग जो है बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, जो कि हमें लैग दिख रहा था प्लानिंग कमीशन में। इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग नहीं की जा रही थी। अब ऑब्जेक्टिव्स और बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल ही मैं दूसरा वीडियो लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।